प्रकाश पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं साइंस का 10वां अध्याय जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। इससे पहले वाले बहुत सारे टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अपवर्तनांक। ये हमको जानना है कि अपवर्तनांक होता क्या है। वैसे इससे पहले हम लोग जब पढ़े थे तो हमको पता चला कि जो प्रकाश का जो चाल होता है, प्रकाश की जो गति होती है, वो अलग अलग पारदर्शी माध्यम में क्या होती है, आपकी अलग अलग होती है ना। जैसे हम लोग विरल से सघन माध्यम में देख रहे थे तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ और था, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ और होता है। तो अपवर्तनांक हम लोग समझेंगे अपवर्तनांक क्या होता है बोल के, ठीक है। लेकिन हम इससे पहले जो पढ़े हैं उसको भी जो है यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं कि जो प्रकाश की क्या होती है, हमारी जो चाल होती है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में माध्यम में क्या होती है भाई, अलग होती है। अलग अलग पारदर्शी माध्यम में बोल सकते हैं, पारदर्शी माध्यम में अलग अलग होती है, अलग अलग होती हैं। ये हम पहले क्या करते हैं, जान चुके हैं। तो हमने लिख दिया कि प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो गति है, वो माध्यम के अनुसार क्या होती है, बदलती रहती है या अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है, इसमें भी हमारा निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है आपका 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई, तो ये होती है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है और ये सबसे अधिक होती है ना। माध्यम ये सबसे अधिक होती है, जो अन्य माध्यम की अपेक्षा सबसे अधिक होती है, जो अन्य माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, हमारी अधिक होती है, की अपेक्षा अधिक होती है। और भी बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे द्रव माध्यम, वायु में हम बात कर सकते हैं। तो उन सब माध्यमों में देखा जाए तो उन माध्यमों से सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की जो चाल होती है वो किस में होती है, निर्वात में होती है। वायु में इनका चाल थोड़ा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर लिख सकते हैं, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम हो जाती है, निर्वात की अपेक्षा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब हम सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है, आपकी निर्वात में ही क्या होती है, पाई जाती है। तो ये तो परिचय हो गया कि भाई प्रकाश की जो चाल होता है वो अलग अलग पारदर्शी माध्यम में, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है ना। जैसे सघन माध्यम में अलग, विरल माध्यम में, या हम बोल सकते हैं द्रवी माध्यम है तो अलग आपका चाल होगा, प्रकाशी उसका आपका निर्वात में है तो अलग होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग माध्यम में अलग अलग उसका चाल होता है और निर्वात में इसका जो मान होता है वो 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश की चाल होता है। बाकी माध्यम में इतना जो है चाल नहीं पाया जाता है। यदि हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर जो भी माध्यम है उसमें प्रकाश की जो चाल है उसको हम लोग क्या करते हैं, भी मानते हैं, और निर्वात में जो प्रकाश की चाल है यदि उसको हम क्या मानते हैं, सी मानते हैं। तो उन दोनों का जो अनुपात होता है वही अनुपात आपका क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। वैसे अपवर्तनांक की बात करें तो इसको दो प्रकार से हम बांट के पढ़ते हैं। एक होते हैं हमारे अपेक्षित अपवर्तनांक और एक होता है हमारा सापेक्षित अपवर्तनांक, ठीक है। तो अपेक्षित अपवर्तनांक की बात करें, ठीक है, इसे परम अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, परम या अपेक्षित अपवर्तनांक, और एक होता है हमारा सापेक्षित अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसको दो भागों में बांट के हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो अभी हम फिलहाल किसको देख रहे हैं भाई, सापेक्षित अपवर्तनांक को क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि माना जो है माध्यम में
के माध्यम में प्रकाश का जो क्या होता है हमारा जो चाल है वो भी है, और निर्वात में प्रकाश का जो चाल है वो सी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल भी है और निर्वात में प्रकाश की चाल सी है तो हम बता सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की जो चाल होता है उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है आपका अपेक्षित या परम अपर्तांक कहलाता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपेक्षित अपवर्तनांक कहलाता है या इसी को परम अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस प्रकार से आप अपवर्तनांक को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होगा और कोई भी अन्य माध्यम होगा उसमें प्रकाश का जो चाल होगा उन दोनों का जो अनुपात होता है उसे अपेक्षित अपवर्तनांक या हम क्या बोल सकते हैं परम अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से दर्शाया जाता है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। किसको, अपवर्तनांक जो होता है परम अपवर्तनांक होता है उसको n से प्रदर्शित करते हैं। उसको किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, n से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, परम या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अपेक्षित, इसी को बोलते हैं हम लोग अपेक्षित अपवर्तनांक बराबर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश का वेग डिवाइडेड बाई माध्यम में प्रकाश का वेग माध्यम में प्रकाश का वेग। तो यहाँ पर ये हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का अनुपात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको n से दर्शाते हैं और निर्वात में प्रकाश के वेग को c से डिवाइडेड बाई माध्यम में प्रकाश के वेग को हम लोग यहाँ पर अगर v से दर्शाते हैं तो इस प्रकार से n = c अपान क्या हो जाता है आपका v प्राप्त हो जाता है। जो c जो होता है वो आपका निर्वात में प्रकाश का वेग को शो करता है और v जो है अन्य माध्यम में प्रकाश का वेग को शो करता है। तो इस तरीक़ा से अपवर्तनांक जो होता है या अपेक्षित वर्तनांक होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं भाई, जो दिया गया है यहाँ पर दिया गया है जो एक माध्यम दिया है जल का अपवर्तनांक 4 क्या दिया गया है हमारा जो है 3 दिया गया है, उसका आपको क्या ज्ञात करना है, प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर उसको समझाने के लिए दिया गया है भाई। तो ये दिया है जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो प्रकाश की चाल की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो प्रकाश की चाल की गणना कीजिए कितना उसका प्रकाश की हमारी क्या होगी, चाल होगी। तो यहाँ पर जल का अपवर्तनांक यहाँ पर क्या गया है, दिया गया है
तो हमको उसको क्या करना है, प्रकाश का जो भी हमारा चाल है उसको हमको क्या करना है, यहाँ पर देखना है, बताना है। तो किस प्रकार से होता है वो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अप्रतनांक का मान कितना दिया है हमारा, 4/, कितना दिया है, 3 दिया है। हम जानते हैं निर्वात में जो प्रकाश होता है उसका कितना होता है हमारा, 3 पॉइंट कितना होता है, 08। अगर हम 3 को ना लिखें तब भी चल जाए, 0 को ना लिखें तब भी चल जाएगा। ये हो जाता है आपका 10 कितना हो जाता है, 8 डिवाइडेड बाई, हमको माध्यम में प्रकाश का वेग हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, माध्यम में प्रकाश के वेग, मतलब हम यहाँ पर क्या करते हैं, भी क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो ये हो गया हमारा जल का अप्रतनांक कितना दिया है हमारा, ये हमारा दिया गया है जल का अप्रतनांक यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर 4/, कितना हो जाता है, 3 = 3 इंटू कितना हो जाता है, 10 कितना हो जाता है आपका, ये 8 हो जाता है। इसका मान हमको नहीं पता है, तो हम इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से अगर पक्षांतरित कर देते हैं तो यहाँ पर वेग जो होता है ये क्या हो जाता है आपका, 3 × 3 चला जाता है, इंटू 10 कितना हो जाता है आपका, 10 हो जाता है, डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाता है आपका, नीचे आ जाता है। आगे अगर यहाँ पर इसका मान ज्ञात किया जाता है तो ये हमको क्या हो जाता है, 3 इंटू कितना हो जाता है हमारा, 3 × 9, और ये कितना हो जाता है आपका, 10 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है हमारा, 4 हो जाता है। तो मान कितना प्राप्त होता है, 4 × 4, 4 दूनी कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। एक बच गया हमारा, तो एक बचता है, मतलब दशमलव लेते हैं, 10 हो जाता है, तो 4 दूनी कितना हो जाता है हमारा, फिर से 8 हो जाता है। फिर 2 बच गया, फिर दशमलव होता है, तो 4 × 5 कितना हो जाता है आपका, 20 हो जाता है, और इंटू 10 कितना हो जाता है हमारा, 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा प्रकाश का जो क्या होता है, चाल जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रकाश का जो चाल है माध्यम में तो हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि निर्वात में तो हमको पता ही है कि इसको ज्ञात करना है, सिर्फ अन्य माध्यम में उसका प्रकाश का चाल कितना हो सकता है। तो आप मान रख सकते हैं, इसका मान तो आपको पता है, ये हम लोग लिख चुके हैं। इसका नहीं पता था, ये भी आपको माध्यम में दिया गया है, आप कितना उसका अप्रतनांक होता है, तो ये अप्रतनांक हम लोग रख दिए, मान प्राप्त करते हैं, तो अंततः हमको क्या हो जाता है, मान जो है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर लेते हैं, मान जो है प्राप्त करते हैं। तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्राप्त होता है, जो कि आपका जल का अप्रतनांक जो है 4/3 है। तो प्रकाश का चाल गणना कर, तो यहाँ पर आप जो है मान रख के इस वैल्यू में किसी भी प्रकाश की चाल को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा अप्रतनांक से रिलेटेड कुछ बातें, है ना। और उसके अलावा हम जो है यहाँ से जो है किसी भी प्रकाश का जो चाल है वो धीमा है या आपका क्या है, आपका फास्ट है, मतलब ज़्यादा तीव्र है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, इसका मान जितना क्या होता है आपका ज़्यादा आता है तो उतना ही उसका जो चाल होता है वो कम होता है, और इसका मान जितना कम होता है उसका जो चाल होता है वो उतना ही क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। तो इस तरीक़ा से हम कम और जो ज़्यादा होता है उसका भी हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आपके बुक में कुछ यहाँ पर गणना दिया गया है, जिसमें आपका क्या दिया गया है, आपका एक अपूर्णांक बताया गया है, अपवर्तनांक आपको दिया गया है, अपेक्षित घनत्व दिया गया है, अपेक्षित घनत्व, और इसके बेसिस पर आपको प्रकाश का जो क्या है चाल है उसको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आपके बुक में क्या बना है, आपका सारणी बना हुआ है। तो सारणी को आपको बाकी को बनाना है भाई, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ को बता देते हैं, जैसे ये तो माध्यम हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक होता है, अपेक्षित क्या होता है, घनत्व होता है, अपेक्षित घनत्व, यहाँ पर अपेक्षित घनत्व, और यहाँ पर दिया है प्रकाश का चाल, प्रकाश का क्या दिया है हमारा, ये चाल दिया गया है। तो प्रकाश का चाल अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से करते हैं तो आपका क्या होता है, प्रकाश के चाल में यहाँ पर आपका दिया है कांच का, दिया है आपका हीरा का दिया गया है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पदार्थ है तो सबको तो नहीं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर हीरा की बात करते हैं, तो ये जो हीरा है ये हमारा हीरा दिया गया है, और इसका अप्रतनांक आपके बुक में दिया गया है 2.42, अपेक्षित उसका घनत्व है 3.52। तो उसका चाल कितना प्राप्त होता है, तो लगभग इसका मान दिया है आपका 2.1, 2 क्या होता है 13, ये आपका क्या होता है इंटू 10 कितना होता है 8 मीटर
पर सेकेंड होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो अपवर्तनांक है उसको रखेंगे, उसके अलावा आप क्या करेंगे, ये अपवर्तनांक यहाँ पर रखेंगे, ये जो हमारा क्या होता है 3 × 10⁻⁴ ऊपर रखेंगे, और यहाँ पर अपेक्षित घनत्व आप नीचे रख के अगर क्या कर देंगे, गुणा भाग कर देंगे, तो ये मान आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा आपके बुक में दिया गया है, तो उसको आपको क्या करना है, वो आपके लिए होमवर्क है बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप करना है, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, हम कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या होता है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कर सकता है अपवर्तनांक या अपेक्षित अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, तो बोल सकते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है और कोई भी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होता है, उन दोनों का जो क्या होता है, अनुपात होता है, वही अनुपात आपका अपेक्षित अपवर्तनांक कहलाता है। इसको n से प्रदर्शित किया जाता है, और इसको इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा के अनुसार लिख सकते हैं, और इस प्रकार से किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए इस वैल्यू का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन कर सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3.08 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यही प्रकाश की चाल होता है भाई, है ना, जो आपका सबसे ज़्यादा अधिक होता है। तो इस तरीक़ा से अपवर्तनांक को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमने अब देखना है आपका वो है आपका अपेक्षित के बाद देखना है सापेक्षित अपवर्तनांक, है ना। अभी बताया ना कि जो अपवर्तनांक होता है उसको दो कैटेगरी में हम लोग जो है बांट के पढ़ाई कर रहे हैं। एक हम सापेक्षित जो है अपेक्षित वाला देख लिए, परम अपवर्तनांक, और हम देख रहे हैं हम लोग सापेक्षित अपवर्तनांक। सापेक्षित अपवर्तनांक क्या होता है, तो एक माध्यम में जो प्रकाश की चाल होता है ना, प्रथम माध्यम बोल सकते हैं या पहले माध्यम में बोल सकते हैं। तो पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल होता है और दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल होता है। अब दो माध्यम है, मान लो हमारे पास निर्वात है और एक हवा वाला है। तो निर्वात में जो क्या होगा आपका, एक प्रकाश की चाल होगा, और दूसरा हवा में जो क्या होगा आपका, प्रकाश की चाल होगा। तो उसको हम हवा या निर्वात ना बोल के हम क्या कहते हैं, जो है प्रथम माध्यम में आपका प्रकाश की चाल और दूसरी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होता है, तो उन दोनों का जो अनुपात होता है, वो अनुपात आपका क्या कहलाता है, आपका ये सापेक्षित आपका अपवर्तनांक कहलाता है, या अपवर्तनांक कहते हैं। इसको भी हम N21 दिया है आपके बुक में, उससे क्या करते हैं, दर्शाते हैं, जो कि प्रथम मार्ग में प्रकाश की चाल और द्वितीय मार्ग में प्रकाश के चाल के क्या होता है, आपका अनुपात होता है। वैसे चाल मतलब क्या होता है, उसका वेग को भी बोलते हैं, वेलोसिटी बोला जाता है ना। तो इसलिए उसको भी से हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रथम माध्यम में और द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को, तो प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को सापेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम सापेक्षित अपवर्तनांक को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है कि प्रथम माध्यम में जो प्रकाश की चाल होता है और द्वितीय माध्यम में जो प्रकाश की चाल होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सापेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे N21 से या अथवा हम इसको क्या कह सकते हैं, 1μ2 से दर्शाते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग भाई, बता सकते हैं, दर्शाते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देना कि सापेक्षित अपवर्तनांक मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं μ21 बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो लिख दो यहाँ से प्रथम
माध्यम में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, सापेक्षित अपर्तनांक कहते हैं। मान लो इसको समीकरण हम क्या कर देते हैं, 1 दे देते हैं। यदि यहाँ पर क्या होता है हमारा द्वितीय माध्यम और प्रकाश माध्यम में चाल हो गया, यहाँ पर यदि हम क्या करते हैं प्रथम माध्यम और द्वितीय माध्यम की जो चाल है उसको हम क्या करते हैं c से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे क्या कर सकते हैं, इसी को और बता सकते हैं, क्योंकि प्रथम माध्यम की चाल है उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं V1 का, और द्वितीय माध्यम की जो चाल है उसको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, V2 का प्रयोग करते हैं। और इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से N21 लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया। तो इसको हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। इसको समीकरण क्या करते हैं, 2 करते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में भी या वेग के साथ, प्रकाश के वेग के साथ है ना, c का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है हमारा, N21 बराबर V1/c और ये V2/c से हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं या दर्शा सकते हैं। इसी को अगर हम क्या करें, इसको भाग को गुणा में कर दें तो ये कितना हो जाता है 121, ये हो जाता है आपका V1 कितना हो जाता है आपका c, और गुणा में कर दें तो ऊपर चला जाता है तो V2 कितना हो जाता है आपका c हो जाता है। आगे हम देखें तो ये c क्या होता है v, और ये v ये होता है। तो इसको हम लोग जानते हैं, इधर आप पढ़े हैं v/c बराबर कितना होता है हमारा n होता है। तो V2 रहे चाहे वो c रहे, मान तो इतना ही होता है, बट अलग अलग वैल्यू को पुट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, N2 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि n से हम दर्शा सकते हैं। ये उल्टा है इसलिए इसको हम 1/n1 से क्या करते हैं, दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो उस स्थिति में हमारा मान जो है कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है N2 और ये हो जाता है हमारा N1 क्या हो जाता है आपका, इस प्रकार से एक वैल्यू क्या हो जाता है आपका प्राप्त हो जाता है, वैल्यू प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं आगे। और हम अगर दर्शाएं तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आगे इस प्रकार से कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तनांक कितना है हमारा, तो प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है उसको हम लोग इधर और भी कर सकते हैं, सापेक्षित जो अपवर्तनांक होता है, सापेक्षित अपवर्तनांक उल्टा भी हम इसी के आधार पर कर सकते हैं। कैसे, ये हो जाता है हमारा N2 बराबर क्या होता है हमारा, द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये होता है हमारा प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इस प्रकार से ये हमारा जो समीकरण है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और ये दिया है आपका 1/2, इस प्रकार से क्या दिया है हमारा मान जो है आपका क्या किया गया है, दिया गया है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, आगे इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा सापेक्षित अपवर्तनांक, जिसको हम हमारा N2/N1 क्या होता है, प्राप्त होता है। और यही हमारा मेन बेसिक क्या है, फार्मूला है, जिस पर क्या होता है आपका आगे का मान टिका रहता है। यहाँ पर एक यहाँ से क्वेश्चन बोल सकते हैं या उसको आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर 2 अपवर्तनांक दिया है, यहाँ पर जल का सापेक्षित अपवर्तनांक दिया है और आपका कांच का सापेक्षित अपवर्तनांक दिया है। तो जल का सापेक्षित अपवर्तनांक यहाँ पर दिया गया है, उसको देखते हैं। तो जल का सापेक्षित अपवर्तनांक बराबर दिया है अपवर्तनांक 1.33 है ना, ये दिया है, तथा जल का
अपेक्षित अपूर्णांक दिया है आपका अपवर्तनांक, यहाँ पर आपका कितना दिया है, आपका 1 पॉइंट क्या दिया है, 5 है, जल का बोलता हूँ कांच का, ठीक है। तो यहाँ पर जल का अपेक्षित या सापेक्षित अपूर्णांक 1.33 तथा कांच का सापेक्षित अपवर्तनांक यहाँ पर कितना दिया है हमारा 1.5 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, दिया गया है। तो यहाँ पर जल का सापेक्ष जो कांच का क्या होगा अपूर्णांक है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, कांच का अपवर्तनांक है ना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही वाला मान यहाँ पर लिख सकते हैं और उसी में वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हमारा ये हो जाता है N21 बराबर कितना होता है हमारा N2 अपान क्या होता है N1, इसी में हम मान रखेंगे। तो यहाँ पर जल के सापेक्ष कांच के लिखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं N, इसको ग्लास को करते हैं डिवाइडेड बाई N क्या करते हैं हम लोग W को करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करें, अगर मान रख दें तो यहाँ पर कितना होता है, ग्लास का मान कितना होता है 1 पॉइंट क्या होता है 5 और ये कितना होता है 1.33 होता है। इसको अगर हम क्या करें, अगर सॉल्व करें तो लगभग ये जो है 1 पॉइंट हम बोल सकते हैं और 3 जो है आपका मान जो है यहाँ से प्राप्त हो जाता है, 3.5 बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम करें तो कितना होता है, सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 15 अगर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर डबल जीरो क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। नीचे अगर हम करते हैं तो 133 और ये कितना होगा हमारा 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ऊपर में 2 दशमलव लगाते हैं। अब यहाँ पर देखें तो कितना मान प्राप्त हो जाएगा, 13 एक कम कितना हो गया हमारा 1330 हो गया। तो 1330 चला गया तो कितना बचा 170 बच गया। अब 170 को हम लोग कितना करते हैं, हम लोग ये पॉइंट अगर हम ले लेते हैं तो उस स्थिति में कितना हो जाता है आपका, ये 1700 हो जाता है ना, और ये कितना हमारा 1300 है। तो 2 बार तो जाने की कोई संभावना नहीं है, तो ये 1 बार ही जाता है हमारा, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 1.1। तो अगर हम 1330 करते हैं तो कितना हो गया हमारा, ये हो जाता है जो है 30 हो गया, 70 हो गया 12 और 12 और कितना हो गया 5 17, तो 570 हो जाता है हमारा यहाँ से। अगर हम एक और यहाँ पर बढ़ा देते हैं तो लगभग हम 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52 है ना, 13 चौके 52 अगर हम करते हैं तो लगभग क्या होता है, ये हम जो है बोल सकते हैं 1 पॉइंट क्या होता है हमारा 15 के लगभग क्या होता है हमारा, इसका जो मान होता है वो क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये किसके सापेक्ष होता है भाई, ये सापेक्ष होता है आपका जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। जिसका सापेक्ष ज्ञात करना रहता है तो जल का सापेक्ष ज्ञात करना रहता है, तो इस प्रकार हम वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। इसी प्रकार अगर हम क्या करें आगे, अगर इसका मान देखें तो ये तो हो गया हमारा कांच के सापेक्ष। इसी में अगर हम देखें कांच के सापेक्ष अगर जल का अपूर्णांक देखें, जल का अपवर्तनांक अगर देखें तो उल्टा हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं तो NW अपान क्या हो जाता है हमारा NG हो जाता है। तो इसका अगर हम वैल्यू देखें, मान रखें तो कितना मान दिया है हमारा 1 पॉइंट क्या दिया है 33 और ये हमारा कितना हो जाता है 1 पॉइंट कितना हो जाता है 5। तो लगभग ये 0.89 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या होता है, हमको ये प्राप्त हो जाता है, वैल्यू प्राप्त होता है। तो 0 पॉइंट कितना हो जाता है हमारा 8, ठीक है। ये हमको क्या होता है, कांच के सापेक्ष अपूर्णांक क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको भी दर्शा सकते हैं। तो आप सिर्फ वैल्यू देखेंगे, आपको सापेक्षिक अपूर्णांक क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। अब हम दोनों को अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा जो मान होता है दोनों को अगर देखा जाए
तो ये n कितना हो जाता है हमारा g अपॉन कितना हो जाता है आपका एन डब्लू हो जाता है। अगर हम इसको हम इस प्रकार से कर दें तो ये कितना हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाता है एन डब्लू अपॉन कितना हो जाता है आपका एन जी हो जाता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर N21 होता है, इसका जो मान होता है वो कितना प्राप्त होता है हमको, अंततः एक क्या हो जाता है आपका प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गया हमारा, कट गया। तो अंततः हमारा जो भी हमारा सापेक्षित जो क्या होता है, हमारा जो द्रव्यमान होता है उसका मान हमेशा क्या होता है, एक ही क्या प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। और आपके बुक में यहाँ पर जो है कुछ याद रखने के लिए बोला गया है कि जो भी निरपेक्ष जो भी मान होता है उसका जो वैल्यू होता है उसमें हमेशा उसका सापेक्षित मान एक से क्या होता है, अधिक होता है। तो इस तरीक़ा से आपका जो सापेक्षित अपवर्तनांक है उसको बताया जा सकता है। सापेक्षित अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर n2 n1 का मान आपको क्या करना है, रखना है। दूसरे माध्यम को जो है आप जानते हो ऊपर में, और पहले माध्यम को हम लोग क्या करते हैं, नीचे में रख सकते हैं, और उल्टा करके हम क्या कर सकते हैं, दोनों का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो फिलहाल ये जो क्लास है हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है वो लोग हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। लगभग 1-2 वीडियो में फिर क्या हो जाता है, आपका लेसन समाप्त हो जाएगा।